विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 और विषय पढ़ रहे हैं हम ज्योग्राफी और आज अध्याय हम पढ़ेंगे 6। अध्याय नंबर कितना पढ़ेंगे? 6। और उस अध्याय का नाम क्या है? मृदा। इससे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, वनस्पति उगती कहाँ पे? मृदा पे, मिट्टी में उगती है ना, तो मृदा क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सभी तैयार हो? स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? पता ना आपको? कोई घास है, कोई वृक्ष है, चाहे फसल है। जैसे हमारा भी जीवन, हम मिट्टी पे चलते हैं, मिट्टी पे रहते हैं, सब काम मिट्टी से होता कि नहीं होता? अगर मिट्टी में फसल नहीं उगती तो क्या हम जीवित रहते? अनाज नहीं उगता, जीवित नहीं रहते। तो सब काम किसका है? मर्दा। यानी अपनी अपनी जगह सब निपुण है। क्या कोई मिट्टी के बिना घास का तिनका उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? जल की हमें अलग ज़रूरत होती है, हवा की हमें अलग ज़रूरत होती है, मिट्टी की अलग होती है। हर प्रकार से मानव के लिए सब उपयोगी है। बात चल रही है मिट्टी की, तो यहाँ पे बात मिट्टी की होगी। आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूप्रपट्टी की सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र है ना। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। चाहे भोजन ले लो, चाहे वस्त्र ले लो। वस्त्र कपास से बनते हैं, वो मिट्टी में उगती है। ठीक है, रेशमी वस्त्र है या किसी भी प्रकार के जूट है, पटसन है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में हुआ था, बहुत पहले। अपक्षय और कर्मण, अपक्षय यानी मिट्टी के टूटने फूटने, फिर जमाव होने, लगातार कर्म चलता रहा। विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की पहली परत का निर्माण करते हैं। मृदा सेल यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों, कहीं तो मृदा पत्थरों के रूप में होती है, मलबे के रूप में होती है, कि ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है, और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है। जैव सामग्री पत्ते हो गए पौधों के, और पत्ते वगैरह, जड़ वगैरह, और कूड़ा करकट होता है, उनका मिश्रण से भी मिट्टी बनती है ना, जो पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं? विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। उच्चावच क्या होता है? उच्चावच का मतलब है कहीं जगह ऊंची है, कहीं नीची है ना। कहीं तो एकदम पठार आ जाते हैं, कहीं पेड़, कहीं एकदम मैदान आ जाता है, कहीं मरुस्थल आ जाता है, तो कहीं एकदम पर्वत आ जाते हैं। जनक सामग्री क्या होती है? अलग अलग क्षेत्रों की, कहीं पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, कहीं मिट्टी बनती है, जल के बहने से मिट्टी बन जाती है ना, कई पत्थरों के टूटने से बन जाती है। जलवायु प्रभावित करती है। अच्छी जलवायु होगी, जहाँ मौसमी जलवायु होगी वहाँ नमी मिट्टी होगी, और जहाँ मरुस्थलीय होगी वहाँ बालू मिट्टी होगी। तो अलग अलग मिट्टी है। वनस्पति प्रभावित करेगी। अन्य जीव रूप और समय, इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी प्राप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। मृदा के घटक खनिज कण होते हैं, अलग अलग धातु पाई जाती है। हुमस क्या होता है? जो जल के साथ बहकर कूड़ा करकट, पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह, आपने देखे हैं ना, कई जगह इकट्ठे हो जाते हैं, वो जल और वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव बनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा? वृक्ष लगाया आपने, गड्ढा खोदा, देखा होगा आपने। क्या देखा? देखो, क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थी, एक जैसी थी, अथवा इसमें सिर से तली तक मृदा के अलग अलग रंग होते थे? देखो, आपने घर पे कैसे भी खड्डा खोदा है, मान लो इतना गहराई से खोदा, शुरुआत आपने किया पक्का था एकदम, फिर थोड़ा मुलायम आया, यानी ये एकदम मान लो सफ़ेद रंग का था तो ये थोड़ा सा भूरे रंग का आने लग गया। फिर आप थोड़ा सा और खोदोगे तो फिर थोड़ा रंग चेंज हो गया। फिर आप देखोगे तो बेकलू यानी बालू मिट्टी आ जाती है। अलग अलग परतों, अलग अलग परत दिखाई देती है मिट्टी की। तो वो जमाव के कारण हुआ है। ठीक है, दबाव के कारण, जमाव के कारण, अलग अलग मिट्टी के विस्तारण के कारण हुआ है। यदि हम भूमि पर खड्डा खोदें और मृदा को देखें तो हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती है, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। संस्तर का मतलब 3 अलग अलग स्तर की। कह संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधे की वृद्धि के लिए जैव पदार्थों का, खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के सहयोग से होते हैं। खेत में हल जो होते हैं तो आपको देखा कितने हल लगते हैं, तो ऊपर में बीज उगता है ना, वहाँ पे वो हो गया, वो पहला संस्तर हो गया, जल के संयोग से, और जल भी चला जाता है। क्षय संस्तर
क सहस्तर और गैस स्तर के बीच संक्रमण खंड होता है, जिससे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है, यानी मिट्टी का बदलता परिवेश, टूटती फूटती जमाव क्रिया आती है। गैस संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। तो नीचे अपने देखते हैं ना, खड्डा वगैरह बहुत लंबा पानी वगैरह के लिए, डिग्गी वगैरह होती है, तो नीचे बालू रेत आती है, तो उसका जो स्तर होता है वो धीरे ढीला होने लग जाता है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती है। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन तीन संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है, जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। जनक चट्टान का मतलब मिट्टी का निर्माण करने वाली चट्टान। मृदा जिसका एक जटिल और भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास है। अब देखो मृदा का वर्ग, मृदा वैसे तो कहते हैं मिट्टी, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कहते हैं, मृदा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये उत्पन्न होती है। हम अपने तो सीधा कहते हैं रेत मिट्टी, वो तो है, लेकिन हम सही मायने में सीधा मिट्टी कहते हैं। मृदा का मतलब हो गया अलग अलग जगह, अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग अध्ययन होता है उनका। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, मैंने बता दिया, एक समान जगह नहीं है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, तो कहीं द्वीप है। वो आकृति अलग अलग प्रकार की है, कहीं त्रिभुजाकार है, कहीं आयताकार है, कहीं लंबा है, चाहे चौड़ा है। जलवायु परिमंडल अलग अलग प्रकार की जलवायु है और वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार की है। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया। अब देखो, प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। एक तो उर्वर जो उपजाऊ थी, और दूसरी ऊसर जो अनवर थी। यानी बहुत आजकल अपने भी इधर बीकानेर जैसलमेर साइड में पड़ी है ना, कहीं तो भूमि क्या है, बहुत ही उपजाऊ है, जैसे अपने खेतों का वैसे उपजाऊ है, कितनी अच्छी फसल होती है। और इधर बीकानेर आपको रेतीले बड़े बड़े बालू मिलेंगे, कुछ ही नहीं होता है वहाँ पे, ना बिजाई होती है, वो क्या होते हैं, अनुर्वर यानी ऊसर होते हैं। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं और बाह्य लक्षणों, सहज विशेषताओं यानी उसमें किस प्रकार के गुण हैं, बाह्य लक्षणों यानी बाहर के लक्षण ऊपर से मिट्टी देखकर, जैसे गठन उसका कैसा है, रंग कैसा है, भूमि का ढाल कैसा है, और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था। गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे बलुई मिट्टी, मृणमयी मिट्टी, मृणमयी मिट्टी होती है ना काली मिट्टी के आकार की, ठीक है, जिससे ये बर्तन वगैरह बनाते हैं, नहीं तो काली होती है, इनमें अलग सारा मिश्रण होता है। पांसु तथा दोमट मिट्टी, दोमट होती है जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा जो मिट्टी आती है। रंग के आधार पर वे लाल, पीली और काली इत्यादि हो जी उनका रंग हो जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थाओं द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए, ठीक है। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्र, दामोदर घाटी कहाँ पे है, ये आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और ना उड़ीसा, यहाँ पे है दामोदर घाटी। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्यापन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन व संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन की। मृदा के अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। जैसे ये देखो, भारत की मिट्टियों, देखो ICAR ने भारत का ये तो, और USDA मृदा वर्गीकरण अनुसार भारतीय मिट्टियाँ, देखो वैज्ञानिक नाम ऐसे, जैसे इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फिसोल्स, वर्टिसोल्स, एरेडिसोल्स, एल्टिसोल्स, मोलिसोल। ये ना, जैसे हम किसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, कभी काली कहते हैं, कभी बलुई कहते हैं, कभी पीली भूरी कहते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। जैसे वर्टिसोल्स को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इंसेप्टिसोल को बलुई मिट्टी कहते हैं, ऐसे वैज्ञानिक सीधा कहते हैं। अपने कह देते हैं ना रेतीली मिट्टी, वो कहते हैं इंसेप्टिसोल्स, तो वो मृदा का रूप हो गया, ठीक है। इसमें क्या है देखो, उत्पत्ति कैसे, यानी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, उसका रंग कैसे है, उसका मिश्रण कैसे हुआ, और किस स्थिति के आधार पर, किस स्थिति में भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो होती है जलोढ़ मिट्टी, जो जल के साथ बहकर आती है, पढ़ेंगे हम पूरा विवरण। काली मिट्टी स्पेशल, जो ज्वालामुखी से निकलती है। काली व पीली मृदा अधिक होती है,
लेटेराइट मृदा जैसे पर्वतों के आसपास होती है। शुष्क मृदाएं जैसे वहाँ जलवायु यानी मौसम ही नहीं होता। लवण जिसमें खारापन होता है। पीट में जिसमें पोटास की मात्रा होती है और यानी कोयले आधारित होती है। और वन मृदाएं जहाँ वन के आधार पर होती है। तो इन मिट्टियों का हम वर्णन सारा पढ़ेंगे, कौन कौन सी कैसी मिट्टी है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। तब तक आप इसको पढ़ना। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर हम एक पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का मतलब नदियों के द्वारा लाकर बहाई गई मिट्टी। फिर आगे हम देखो पढ़ेंगे काली मृदा पढ़ेंगे, लाल पीली मृदाएं पढ़ेंगे, लेटेराइट मृदा पढ़ेंगे, लवणीय मृदा पढ़ेंगे, शुष्क मृदाएं जैसे अपने क्षेत्रों में होती है ना, ऐसे बेड़े वगैरह चरते होते देखा होगा। पीठमीय मृदा देखेंगे, भारी बारिश के कारण होती है। फिर वनों की मृदा, और फिर मृदा का अपर्दन कैसे होते हैं। मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा जाती है, जल के द्वारा जाती है, तो मिट्टी का कटाव कैसे होता है। मृदा का फिर अवकर्षण कैसे होता है, यानी उर्वरक, ये देखो कट्टी जाती है ना मिट्टी, ऐसे ऐसे क्या होता है। फिर मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट है, इतने बड़े पार्ट नहीं, तो आराम से पढ़ेंगे इनको मृदा। ठीक है, मृदा के बारे में मिट्टियों की पूरी गहनता से जांच करेंगे। अपने 10-10 12-12 मिनट का वीडियो होगा ताकि आप समझ सको, क्योंकि ज़्यादा लंबा देने से हो सकता है हमारा कोर्स भी कम हो जाए। क्योंकि जैसे विद्यालय सत्र लगेगा ना, तो सरकार इस कोर्स को कम कर सकती है। जैसे आपके 20 पार्ट है तो हो सकता है 14 से 15 पार्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने आराम से पढ़ेंगे। और जब तक हो सकता है अक्टूबर में हमारा विद्यालय लग जाए। अभी तो अगर आपको कोई ज़रूरत हो, पूछना हो, तो आप स्कूल में जा सकते हो। बाकी आपके अभी कई दिनों बाद टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो ये छठा पार्ट है जो हमने स्टार्ट किया था, किससे संबंधित, मृदा से संबंधित।